बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल मैथमेटिक्स में पेपर 1 का ये थर्ड टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें हमने जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उनको रिलेट करना है ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम ये इनको रिलेट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये जो ज्योमेट्री जो वर्ड है ना, ये असल में दो पार्ट्स हैं इसके। जियो मीन्स अर्थ और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। इसका मतलब है कि ज्योमेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ अर्थ। तो एक ये चीज, और फिर दूसरा है जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है ना ज्योमेट्री के, वो कहलाते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या है? तो असल में ये जितने जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अभी हम देखते हैं, आगे चल के उसके डिस्कस करेंगे। तो ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो थी ना, ये एक साहब थे यूक्लिड, ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड। इनके बारे में इनको कहा जाता था, अभी मतलब अभी भी जो है ना, इसको समझा जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री के जितना भी जो काम हुआ है, उसकी बेस सारे जो थ्योरम्स, उसके एक्सियम्स, जो भी उसके रूल्स हैं, बेसिक रूल्स, यानी लाइन, बल्कि पॉइंट से शुरू करके लाइन और फिर प्लेन और फिर 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन की जितनी भी जो बेसिक रूल्स हैं, वो सारे इन साहब ने बताए। और ये तकरीबन 300 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी यूं समझ लें कि 2300 साल। और ये अभी यानी मिला के तकरीबन कोई 2500 ईयर्स अगो रफली, या 2300 ईयर्स अगो जो है, ये उस वक्त इन्होंने वो किया था। लेकिन आज तक हम इनको याद करना हमारी मजबूरी है। तो असल में आपको ना जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, उसका प्रॉब्लम होता है, उसके रूल्स पता हो तो हम उसको कोऑर्डिनेट्स को उसके ऊपर इजीली अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई इतना इशू नहीं है। तो उसके लिए ये मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो ये ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल तो मैं यहाँ पे उसको नहीं कर सकता, क्योंकि असल में तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजरमेंट एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कि पैरेललोग्राम जो होगा उसकी ऑपोजिट साइड्स यूं, ऐसे अगर बहुत रफ सा भी मैं बनाऊं तो इस तरह से, ये पैरेललोग्राम में ये वाली साइड इसके पैरेलल और इक्वल होगी, और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल और इक्वल होगी, यानी लेंथ्स भी इक्वल होगी और पैरेलल भी होंगी। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। यानी ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने से पहले ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये बातें पता होनी चाहिए। फिर है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360, क्योंकि ये क्वाड्रिलैटरल है, 4 साइडेड फिगर है। तो हर 4 साइडेड फिगर के सारे एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है। तो फिर ये है कि कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम शुड बी सप्लीमेंट्री। कंसेक्यूटिव मतलब एक ये और इसके साथ ये कंसेक्यूटिव हो गया, अगर ये लेते हैं तो इसके साथ ये कंसेक्यूटिव है। तो ये क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स हमेशा 180 होता है उनका सम, तो इसलिए इन दोनों का सम 180 होगा, इनका भी और ऐसे भी, जहां से भी दो कंसेक्यूटिव एंगल लेंगे उनका सम 180 होगा। अच्छा,
फिर ये है कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका अगर ये डायगनल हम यहाँ से ऐसे, ये मैंने बहुत रफ फिगर बनाई है तो, लेकिन ये कि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। दूसरा ये डायगनल है, तो ये जो पॉइंट है ये इस पार्ट के इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, यानी ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइंस का मिड पॉइंट होगा, तो दैट इज क्वाड्रिलेटरल। तो ज्यादा मेरा ख्याल है ये तो हम यहाँ पे ये टॉपिक्स हमने पढ़ने नहीं है, मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा हूँ कि अच्छा रोम्बस क्या है, ऑपोजिट्स एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल। कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज करें या इक्वल का वर्ड यूज करें, तो ये ऐसा एक समझ लें कि ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें चारों साइड्स पैरेललोग्राम भी है और चारों साइड्स इक्वल भी हो, तो ये रोम्बस कहलाता है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल इसी तरह से सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट और कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 180, बिल्कुल वही बात पैरेललोग्राम वाली। फिर ऑल रोम्बाई यानी प्लूरल, रोम्बस जो वर्ड है उसका प्लूरल रोम्बाई कह सकते हैं, और रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। तो जितने भी रोम्बस हैं वो असल में सारे पैरेललोग्राम हैं, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस। लेकिन पैरेललोग्राम में जो रोम्बस वाली फर्दर एक कंडीशन लगती है कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, इसलिए हर पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता, लेकिन हर रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम है। All rhombi or rhombuses are not squares, but all squares are rhombuses। कि जो स्क्वायर होता है उसमें भी ये वाली सारी प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा एडिशनल प्रॉपर्टी ये है कि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री भी होता है। फिर रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल विद 4 इक्वल इंटीरियर एंगल्स। तो रेक्टेंगल एक इसको आप क्वाड्रिलेटरल कह लें, या आप कह सकते हैं कि दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम है। ऐसा पैरेललोग्राम जिसके ये चारों एंगल्स इक्वल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, वही रोम्बस पैरेललोग्राम या रोम्बस वाली प्रॉपर्टी इसमें भी है। द इंटीरियर एंगल्स, वो हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये भी उसी तरह से जैसा कि पैरेललोग्राम था उसी तरीके से ये भी जो है, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं। और इसके अलावा एक एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें ये है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं थे, लेकिन ये कि यहाँ पे ये द लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल, तो इसके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल भी होती है। यानी एक एडिशनल प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम से में एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दे, इसलिए ये हर रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम होता है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता। The length of the diagonal can be obtained using Pythagoras theorem। तो इसको अगर आप आधा यूं देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। Since the sides of a rectangle are parallel, it is also called a parallelogram। all rectangles are parallelograms, but all parallelograms are not rectangles। ये भी हम बात कर चुके हैं। तो ये मैंने सिर्फ एक तो इस तरह की फिगर्स तो बहुत हैं, ये सारी जो ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं ये सारी यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। ये यूक्लिड जो थे साहब, उन्होंने हमें ये बताया था कि ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं और उनके जो शेप्स हैं उनके क्या नाम हैं और किस तरीके से उसकी जो प्रॉपर्टीज को कंसिडर करना है। अभी फिगर्स तो और बहुत सी हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, काइट है,
और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम सारा कुछ तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ मैंने इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए आपको ये जो है इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इस तरह बाकी जो फिगर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आप खुद उसको नेट पे सर्च करें या बुक से, अगर आपको पहले से पता है प्रॉपर्टीज़, तो इससे अच्छी तो कोई और बात है ही नहीं। अब है रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री मतलब। तो यहाँ देखें, ये दो चीज़ें आज हम कवर करेंगे इसमें। एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है किसी लाइन की लेंथ फाइंड करने के लिए है। तो यहाँ पे अभी इसका ये तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला वाली जो बात है, ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, and we cannot find this distance formula in coordinate geometry without having the reference of Euclidean geometry. तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री या उसी दौर के जो थे पाइथागोरस, तो वो उनका थ्योरम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए पहले हम पाइथागोरस थ्योरम की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये अगर ऐसे कोई लाइन है, यूं ये लाइन है, इसकी लेंथ अगर वैसे हमने फाइंड करनी हो उसके बगैर, यानी कोऑर्डिनेट्स के बगैर, तो ये पाइथागोरस जो थे उन्होंने हमें ये बात बताई थी कि ये जो है यहाँ से अगर ऐसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाइथागोरस जो थे ये भी मेरा ख्याल है वही कोई 2500-3000 साल पहले थे, लेकिन आज भी हम इनको याद किए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो इसलिए ऐसे काम करें जो कि हजारों साल तक लोग याद रखें। खैर, तो यहाँ से पाइथागोरस सेज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये जो दो लाइंस जो आपस में राइट एंगल अगर हो उनमें, तो उसके ऊपर पाइथागोरस जो है थ्योरम इस तरह से अप्लाई होता है कि स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू रेक्टेंगुलर साइड्स। ये आपस में रेक्टेंगल है, इनमें यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इन दोनों का स्क्वायर जो है इसके इक्वल होगा, और यू कैन से दैट सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे पता चला कि इसका मतलब है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ खुद से कोई चीज नहीं है, यानी इसमें अपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं है। ये क्या है? That is the application of Pythagoras theorem in coordinate geometry। यानी पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे अप्लाई करें तो दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे ये जो हमारी लाइन है एक, इसकी अगर लेंथ फाइंड करनी है तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन यूं खुद से लगा लेंगे ना, और एक लाइन जो है दूसरी हम एक और लाइन यहाँ से ऐसे लगा लें। इसको थोड़ा सा मैं पहले अलाइन कर लूं कि ये जो फिगर है इसको यहाँ ऐसे होना चाहिए जी।
तो अब ये जो दो पॉइंट्स जिस लाइन की लेंथ हमने फाइंड करनी थी ना, तो उसका एक पॉइंट हम ले लेते हैं P और दूसरा पॉइंट Q। तो इस P के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 2, 3 और Q के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड 8। तो इस तरह यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो पॉइंट है ये 2 पे है और इधर से ये वाला पॉइंट हमारा 5 पे है। तो ये जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में ये 3 यूनिट्स बनता है, तो ये 3 हो गया। इसी तरह ये पॉइंट 2 पे है और ये पॉइंट 6, सॉरी मैं इसको 8 समझा, दैट इज 6। तो इसको यहाँ पे ये 6 है, तो 6 तक ये जो डिस्टेंस है हमारा 2 से 6 तक दैट इज 4 यूनिट्स। तो इसका मतलब है कि दिस इज 4। तो अब ये जो लेंथ है ये P और Q पॉइंट्स हैं, लेट्स कंसिडर दिस पॉइंट एज R। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम जो अगर हम उसके रेफरेंस से बात करें तो फिर ये जो है ये बन जाता है यानी डायगोनल का स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ या QR कुछ भी कह लें इसका स्क्वायर, देन PQ इज इक्वल टू अंडर रूट PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो अब ये PQ क्या है, दैट इज 3 स्क्वायर PR प्लस 4 स्क्वायर दैट विल बी 5। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट का सिर्फ उसको यूज किया है, कोऑर्डिनेट्स को इनकी जो साइड्स की लेंथ फाइंड करने के लिए, अदरवाइज हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। तो दैट मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला इटसेल्फ इज नथिंग बट इट इज पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड ऑन कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह अगर हम इसको जनरल P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इफ P इज x1 x2 y1 and Q is x2 y2, then length of PQ is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। यानी इसको इसी फॉर्मूला को अगर इस रेफरेंस से आप देखें तो दिस इज 5 इज x2 एंड 2 इज x1, तो 5 minus 2 दिस इज 3। इसी तरह ये 6 अगर x2 है और ये x1 है तो 6 minus 3 6 minus 3 2 इसको जो है हम थोड़ा सा ये फिगर यहाँ पे 2 तो सही है, 5 2 और ये दिस इज 2 2, तो 6 minus 2 4 और 5 minus 2 3 आ गया। तो अगर यही चीज हम P और Q के जो पॉइंट्स हैं इसको हम लिखें 2 2 एंड 5 6, तो बगैर फिगर को देखे हुए अब हम कह सकते हैं कि PQ, लेंथ ऑफ PQ व्हाट इज इट, आसान है बिल्कुल, x2 minus x1 3 स्क्वायर, y2 minus y1 दैट इज 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट दैट इज अंडर रूट 25 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अच्छा, एक जो बहुत कॉमन मिस्टेक है वो कुछ बच्चे इसको यूं समझ लेते हैं कि ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये 3 हो गया इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट 4। दिस इज रॉन्ग एंड द रीजन इज दैट व्हेनेवर देयर इज
sign of addition or subtraction between two values, then you cannot take their square root this way. उसको पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये जनाब ये हमारा वो हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक चीज ये हो गई, एक अभी और हम इसमें डिस्कस करेंगे, देयर इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट के लिए उसके लिए हम इसको एक मिनट, ये फिगर को मैं जरा यहाँ पे थोड़ा सा और इसको ये मैं इसको यहाँ से ये फिगर हम ले लेते हैं। इस पे अभी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है उसको देखेंगे कि किस तरीके से हमने वो करना है। तो इसको हम इधर जी मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है उसके लिए एक ये भी मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको भी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फॉर्मूला है उससे पहले हम इसको देखेंगे कि अदरवाइज ये जो ज्योमेट्री में क्या इसकी प्रॉपर्टी है। तो वो इस तरह में कोई रफ एक ऐसे ही ट्रायंगल, अगर ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पे ये पॉइंट अगर मैं मार्क करूं कि ये 2:3 है रेशो, मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन को 2:3 में कट कर रहा है। तो इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो फिर ये भी 2:3 रेशो हो जाएगी। अगर मैं इसको यूं करता हूं कि ऐसे इसके पैरेलल यहां से ये एक पॉइंट ले लेते हैं और अगर ये इसका मिड पॉइंट है यानी 1:1 रेशो है और इसको मैं इस लाइन के पैरेलल यूं ड्रॉ करूं तो ये भी 1:1 रेशो होगी। ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई ऐसे यानी कोई नई बात नहीं है कि अगर ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं, ये 1:4 है या जो भी, तो ये भी 1:4 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा इसके पैरेलल, तो जो रेशो ये होगी उसी रेशो में ये भी डिवाइड होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते हैं इस पे। यहाँ पे एक अगर ट्रायंगल हम ले लें तो इसमें जो है इधर कोई भी इस तरह अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ से, जी ये लाइन हो गई यहां तक। तो फिर इसमें ये दो लाइंस यहाँ पे इसकी मैं इस तरह बना देता हूं कि ये जो है एक लाइन ये आ गई और एक लाइन हम और बनाते हैं। जी अब ये देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 2, 2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 9, यानी ये 8 पे आ गया
ये 2 पे आ गया। तो इस लाइन का मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट कैसे होगा? 8 + 2 over 2 दैट इज 5। तो 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। इसका मिड पॉइंट ये 5 हो गया, यानी ये 8 है इधर, तो 8 + 2 डिवाइडेड बाय 2, और इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज 9 + 2 over 2, तो ये 5.5 पे आ गया। यहाँ इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ कहीं 5.5 पे आएगा। अब अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करूं पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये रेशियो 1:1 हो गई ना। तो ये जो लाइन मैं यहां से अगर ऐसे ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू x एक्सिस, यानी इस लाइन के पैरेलल अगर ये लाइन ड्रॉ करूं और यहां से ये लाइन ड्रॉ करता हूं मैं इसके पैरेलल, तो जो रेशियो ये होगी उसी रेशियो में ये भी डिवाइड होगा दोनों तरफ से। तो इस तरह ये जो कोऑर्डिनेट इसके 5 आ गया, तो यहाँ पे भी ये 5 होगा, और वो 5.5 है, तो वो ये भी 5 and 5.5, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मिड पॉइंट के। तो अब हम ये जो पॉइंट थे इसको अगर हम यूं रख लें कि P इज x1 y1 और Q इज x2 y2, देन मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 + x2 over 2 एंड y1 + y2 over 2, यानी ये देखें जैसे हमने ये किया था, ये x1 और ये x2 over 2, और इसी तरह से ये जो हमने किया था ये y1 + y2 over 2, ये आप कह सकते हैं कि इस तरीके से ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब ये जो कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि मतलब फाइनली जब पेपर में फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उस वक्त उनको ये याद नहीं रहता कि पता नहीं ये प्लस लगाना था कि माइनस लगाना था। तो आप ये समझ लें कि जैसे दो नंबर्स का मीन आप फाइंड करते हैं ना, एवरेज, तो एवरेज में क्या करते हैं कि दो वैल्यूज हैं, तो बोथ ऑफ द वैल्यूज आर एडेड एंड इट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज 2। So this is actually average. Whenever you take average or mean of two numbers, that will be the midpoint of those two values. तो इस तरह आपने इसका जो है ये mean find करना है, and you never take negative sign between the two values to find mean until the number itself is negative. यानी आप subtract नहीं करते उनको values को, आपने add ही करना होता है mean find करने के लिए। तो ये अभी नेक्स्ट हमारा जो लेसन होगा उसमें हम इक्वेशन ऑफ लाइन और ग्रेडियंट और ये चीज़ें जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये जो मैंने आपको बताया कि ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है, यूक्लिड जो साहब थे जिन्होंने इतनी मेहनत की है, तो हमें ज़रूर उनको ट्रिब्यूट भी देना चाहिए, हमें उसका पता होना चाहिए। तो उसके रेफरेंस से आप लोगों को ये बातें समझनी चाहिए। और ये मैंने 2-3 फिगर्स के जो प्रॉपर्टीज़ दी हैं, द रेस्ट ऑफ द फिगर्स यू शुड सर्च बाय योरसेल्फ द प्रॉपर्टीज़ ऑन इंटरनेट। ये तो अभी बहुत आसान है, यू कैन ईजीली फाइंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिमेनिंग फिगर्स। उनको आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ लें तो आपके लिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस की जो बेस है वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री ही है। वरना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अपना तो उसमें क्या है कि 2-4 फॉर्मूला है, तो वो तो टोटल आधे घंटे का काम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उसकी एप्लीकेशन की बात आती है ना ऑन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, देन इट मेक्स अ प्रॉब्लम। तो इस बात को जो बच्चा रियलाइज कर ले उसके लिए सारा कुछ आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस सम अदर कॉन्सेप्ट्स, और इसमें अभी और भी जो है एक मैं आपको एरिया का फॉर्मूला और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये जो है कुछ फॉर्मूला
जो कि डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है सिलेबस में, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय देन, अल्लाह हाफिज़।